गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने उपसहसंयोजक बंध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट समझना सहसंयोजक यौगिकों के सहसंयोजक यौगिकों के गुण। जिस तरह से अपने आयनिक यौगिकों के गुण पढ़े थे, ऐसी सहसंयोजक यौगिकों के गुण पढ़ने हैं। उप सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक वाले ही गुण प्रदर्शित करते हैं, बट उसमें कुछ लक्षण आयनिक वाले आ जाते हैं। आयनिक यौगिकों में पहला पॉइंट अपने पढ़ा था भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, वहां अपने भौतिक अवस्था में कहा था कि इनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। आयनिक यौगिकों में इनकी भौतिक अवस्था मोस्टली गैस या द्रव होती है। मोस्टली गैस या द्रव होती है। कुछ अपवाद है जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ ठोस जैसे कार्बोरेंडम है, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, SiO2 है आदि। कुछ अपवाद को छोड़ करके ये गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गलनांक व कवतांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल होने के कारण अधिक गलनांक व कवतांक होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक और कवतांक निम्न होते हैं। उच्च कम वर्ड अच्छा नहीं लगता, निम्न। तीसरा विलेयता। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील थे। ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे। अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे। अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? 2 दिन पहले भी बताए थे। रेट्रोफिक्स है, बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड आदि। विद्युत चालकता। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, बट ये विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते। अपवाद में पहला ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। दूसरा HCl का जलीय विलयन। HCl सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन इसका जलीय विलयन H+ और Cl- में टूटता है। इसका मतलब वो विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। या तीसरा एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूं, स्वतः आयनित होने वाले पदार्थ। ऐसे कोई भी पदार्थ जो अपने आप आयनों में चेंज हो जाते हैं, वो विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। जैसे समझना, H2O के 2 अणु आपस में मिलते हैं। एक H+ त्याग देता है, दूसरा लोन पेयर के कारण ले लेता है, तो एक बदल जाता है H3+ और दूसरा OH-, आयंस बन गए। इसलिए विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। मैंने मान लो NH3 लिया। NH3 सहसंयोजक यौगिक है। NH3 कैसा यौगिक है? सहसंयोजक। लेकिन ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है किसकी वजह से? स्वतः आयनन की वजह से। किसकी वजह से? स्वतः आयनन की वजह से। क्या बन जाएगा? NH4+ NH2- आयंस बना देता है। मैं SO2 की बात करूं
SO2, इसने एक O-2 त्यागा तो O+2 बन गया SO+2, इसने ग्रहण किया तो ये SO3-2 बन गया। ये सारे विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि सारे स्वतः आयनित होने वाले। भौतिक अवस्था, गलनांक, विलेयता, विद्युत चालकता। 5 नंबर पॉइंट समझना, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, इनकी अभिक्रियाएं मंद वेग से होती है, मंद वेग से होती है। आयनिक अभिक्रियाएं आयनों के बीच होती है, इसलिए तीव्र वेग से होती है। इनकी अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती है, इसलिए मंद वेग से होती है। दिशात्मक गुण पाए जाते मतलब सहसंयोजक यौगिक जब है, अतिव्यापन जब होगा तो एक फिक्स दिशा से आके अतिव्यापन करेंगे। इसका मतलब इनमें दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक अदिशात्मक थे, उनमें दिशात्मक गुण नहीं था। और कोई पॉइंट लेना चाहे अपने, जैसे चलो इतने बहुत क्रिस्टल संरचना, जो गैस या द्रव है उनकी तो होती नहीं, ठोस है उनकी त्रिविम जालनुमा क्रिस्टलीय संरचना होती है, जैसे SiO2 है, हीरा है, ग्रेफाइट है। ठोस अवस्था में जनरली होते ही नहीं, द्रव या गैस होंगे, बट हो जाए ठोस अवस्था में नेटवर्क संरचना पाई जाती है। नेटवर्क का मतलब जालनुमा संरचना पाई जाती है। ये सामान्य गुण है ठोसों के, आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब अपने इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करें, समझना ध्यान से। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं इसको आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सहसंयोजक बंध के लिए 3 सिद्धांत थे, लैग्म्यूर-लुईस, दूसरा VBT और तीसरा MOT। 1927 के आसपास MOT आया था, बट 1950 तक VBT सिद्धांत ज्यादा प्रभावी था। बट आज की बात करें, आज MOT ज्यादा प्रभावी। MOT सिद्धांत क्यों दिया गया, तो ऐसे समझो, VBT दिया किसने, पहले नाम लिख दो। ये सिद्धांत दिया था हुंड व मूलिकन ने। हुंड व मूलिकन, वैज्ञानिक का नाम अच्छे से याद रखना है। MOT सिद्धांत हुंड व मूलिकन के द्वारा प्रतिपादित किया था। क्यों किया गया, क्योंकि VBT में कुछ कमी थी। अब VBT के अनुसार समझना, VBT के अनुसार उन स्पीसीज की व्याख्या नहीं कर सकते जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन हो। विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणुओं की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके द्वारा अपने H2+ की व्याख्या नहीं कर सकते, H2- की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय है, मतलब इसमें चुंबकीय गुण नहीं है, ये प्रतिचुंबकीय है। चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये प्रतिकर्षित होना चाहिए। जबकि वास्तव में ऑक्सीजन अनुचुंबकीय, मतलब वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। VBT के अनुसार ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय है, जबकि MOT के आधार पर VBT के आधार पर प्रतिचुंबकीय, जबकि MOT के आधार पर अनुचुंबकीय। वो अभी करेंगे, तो जनरल समझा रहा हूं कि क्या क्या कारण थे इसके। तो ये 2-3 कारण थे जिसके कारण VBT को छोड़ करके MOT लेना पड़ा। अब समझना VBT के अंदर क्या होगा,
जब दो परमाणु कक्षक अति व्यापन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के नाभिकों के बीच में आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानीकृत हो जाते हैं, स्थानीकृत होते हैं। MOT में क्या होगा, दोनों से दो तरह के कक्षक बनेंगे, एक बंदी आणविक कक्षक, अभी बताएंगे वो। तो इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के बीच में आएंगे। तो यहां क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन इधर वाला नाभिक इधर से इलेक्ट्रॉन संबंधित है, इधर वाले इधर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहु केंद्रित नहीं थे। और अणु कक्षक सिद्धांत में सारे परमाणु सारे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे। इसका मतलब ये बहु केंद्रित होगा, और यहां बहु केंद्रित नहीं था। यहां इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के केंद्र में आके जम गए, मतलब द्विकेंद्रित था। और MOT में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहु केंद्रित होंगे, मतलब यहां विस्थानीकृत होंगे इलेक्ट्रॉन। विस्थानीकृत का मतलब अनुनाद में पढ़ा था, एक जगह स्थायी नहीं होना, सभी के बीच में फैल जाएंगे। अब कैसे फैलेंगे, क्या फैलेंगे, वो अभी अपने बातें करेंगे। सबसे पहले ये समझना MOT के मुख्य बिंदु क्या क्या है। सबसे पहली बात है MOT आणविक कक्षक सिद्धांत, हुंड व मूल्यकन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पॉइंट नंबर 1 समझना, ध्यान से समझते जाना। परमाणु कक्षक रेखीय संयोग करके परमाणु कक्षक रेखीय संयोग करके या रेखीय संयोजन द्वारा, एक ही बात है, रेखीय संयोजन द्वारा अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये पहला पॉइंट है। जब परमाणु कक्षक में रेखीय संयोजन होगा तो अब कुछ बुक में अति व्यापन नाम दे देते हैं, बट वो अति व्यापन नहीं होगा, उसको अब व्यक्तीकरण नाम देंगे, इंटरफेरेंस, व्यक्तीकरण। क्या नाम देंगे, व्यक्तीकरण। पहले वो अति व्यापन था, अब व्यक्तीकरण है। कैसे करेंगे, अब मैं एक बार इस पॉइंट नंबर 1 को ड्रॉप करता हूं। रेखीय संयोजन कैसे होगा, कौन कौन से कक्षक बनेंगे, वो पूरा अलग से, बट एग्जाम में आप जब MOT के पॉइंट लिखोगे तब उस पूरे रेखीय संयोजन को लेकर मत बैठ देना। MOT के पॉइंट में तो ये की पॉइंट लिखना। अब ये रेखीय संयोजन कैसे करेंगे वो आज उसी पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर MOT का 1 हो गया, कल अपने पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, कल किस पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे। अब पॉइंट नंबर 1 जो हुआ है इसको समझना ध्यान से। एक तो ये याद रखो कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है उसको कैसे समझाए, तो समझना इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में ऐसे चलता है, समझना ध्यान से, इस तरह से तरंग के रूप में चलता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैंने मान लीजिए साई लिया, साई तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, तरंग फलन को, तरंग फलन। यहां तरंग फलन का मान 0 है, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। ये तरंग फलन का मान 0, ये प्लस और ये माइनस। अब समझना ये प्लस जो है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आगे फिर नीचे आएगा तो माइनस, ये फेज कहलाती है। क्या कहलाती है, फेज। तरंग की फेज है ये। जब तरंग के रूप में गति करता है इलेक्ट्रॉन तो ये तरंग की फेज कहलाती है। अब मैं ये कहूं कि ये जो तरंग फलन था, तरंग फलन, इसका कोई साइंटिफिक महत्व नहीं है। अपने ये कहे कि ये तरंग फलन जो था
वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करते तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। नहीं पाया जाए तो प्रायिकता 0, पाया जाए तो प्लस, माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए अपन साई की जगह साई स्क्वायर यूज लेते हैं। अब मान लो इसकी वैल्यू फेज माइनस में आई, अब मैं साई स्क्वायर माइनस में आया तो मैं माइनस का जब स्क्वायर करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, और प्लस में तो प्लस में रहेगा। इसका सार्थक महत्व है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। साई प्रदर्शित नहीं करता है। साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करेगा। किसके पाए जाने की प्रायिकता? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। अब इससे समझना कक्षक कैसे बनेंगे। मान लो 2 S कक्षक है, 2 S कक्षक है। S कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। इनमें मैं व्यतिकरण ले रहा हूं, इंटरफेरेंस ले रहा हूं, तो 2 तरह से हो सकता है समझना। ये मेरे पास में एक तरंग का फेज था प्लस, ये मेरे पास में दूसरे तरंग का फेज है प्लस, ये भी प्लस है। पहला भी प्लस था और दूसरा भी मेरे पास में क्या है? प्लस। ये दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में मिल गए, तो मिल करके ये ऐसे एक साथ आ गए तो कुछ बड़ा हो गया। ये ऐसे प्लस, दोनों मिलकर के कुछ आपस में क्या हो गए? बड़े। तो ये दोनों प्लस प्लस आपस में मिल गए तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ करके उससे ज्यादा हो गया। मान लो मैं इसके लिए ले रहा था, 2 परमाणु ले लेता हूं, एक मेरे पास A था, दूसरा B था, तो एक के लिए साई A, दूसरे के लिए साई B। ये बातें आपकी अभी समझ में नहीं आएगी। जब पूरी MOT हो जाएगी, 12th में आ जाओगे, तब ये समझने लगोगे। परमाणु संरचना पढ़ लोगे तो परमाणु संरचना में आएगा साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, वो सारी चीजें जैसे ही परमाणु संरचना पढ़ लोगे तब पता चलेगा ये चीजें क्या है। इसलिए बुक में ज्यादा दी हुई नहीं होती, आपके है ही नहीं। बुक में सीधा सिंपल दिया जो आराम से समझ में आ जाएगा। ये दोनों मिले, ये बन गया। या मैं इनको ऐसे भी ले सकता था, समझना, ये मेरे पास में एक तरंग है, ठीक है, दूसरी साइड में मेरे ये दूसरी तरंग है, ये दोनों आपस में मिल गए। ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, दोनों मिले तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाएगा, इस तरह से। मतलब दोनों आपस में जुड़ गए तो ये यहां से हट करके इतना पार्ट यहां से ऐसे बढ़ा लेंगे, यहां से जुड़ेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व कर लेंगे, ये बड़ा प्लस फेज बन जाएगा। ऐसे चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। समझ में आ गया? अब मैं ये कह रहा हूं, ये साई A था, ये साई B था, दोनों के फेज सेम हो तो जुड़ जाते हैं, विपरीत हो तो घट जाते हैं। तो यहां ये जुड़ गए, इसका मतलब ये आ गया साई बराबर साई A प्लस साई B, साई बराबर साई A प्लस साई B अणु के अंदर आए जुड़ने के बाद। अब ये सोचो, इसका तरंग फलन इलेक्ट्रॉन का साई A था, इसका साई B था। तरंग फलन का मान बढ़े तो स्थायित्व बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। तो पहले अकेले का साई A था, साई B था, अब कितना हो गया? साई A प्लस साई B। अब मैं इसको अगर स्क्वायर के रूप में लेता हूं, स्क्वायर के रूप में, तो क्या होगा समझना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। आपको एग्जाम में नहीं आएगा ये 11th में, आपको रटना नहीं है, जितना समझ आए समझ लो, बाकी कोई काम का नहीं। यहां मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो ये आता है मेरे पास में साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर प्लस 2 साई A साई B। ध्यान से समझो, अगर दोनों अलग अलग परमाणु लेता मैं, आपस में नहीं जुड़ते, तो उनका कितना तरंग फलन होता? साई स्क्वायर A होता प्लस साई स्क्वायर B। जुड़ने से कितना हो गया? साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर से एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी आई? 2 साई AB।
एक्स्ट्रा तरंग फलन आने का मतलब बंध का निर्माण हो रहा है। जब भी बंध का निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो यहां बढ़ गया 2 साई अभी। तो मैं अगर इसको स्क्वायर के रूप में लिखूं, यहां तो ये साई स्क्वायर है, स्क्वायर के सॉरी यहां ये साई है, स्क्वायर के रूप में लिखता तो ये और बड़ा हो जाता है, ऐसे इस तरह से बड़ा हो जाता प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि तरंग फलन का मान बढ़ना बंध के बढ़ने को प्रदर्शित करता है। मतलब यहां बंध बना है इसलिए इसको साई बी लिखते हैं, साई बॉन्डिंग। मतलब जो परमाणु के मिलने से अणु कक्षक बना है वो बंधी अणु कक्षक है। कौन सा है? बंधी अणु कक्षक। दो तरह के अणु कक्षक बनेंगे जो पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, बंधी अणु कक्षक, विपरीत बंधी अणु कक्षक। बंधी को बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक, और विपरीत बंधी को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बंध बनाता है, ये बंध तोड़ता है। बंध बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़े। टूटेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन घनत्व घटे। अब घटाने वाला काम करता हूं, समझना। ये मेरे पास एक फेज है प्लस, इसको जोड़ना है मुझे इसके साथ माइनस। तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, जब ये जुड़ेंगे आपस में तो इधर से तो ये प्लस वाला कम हो जाएगा और इधर से ये माइनस वाला कम हो जाएगा। देखो ये भी बढ़ा था, ये बढ़ा, पहले जुड़ गए थे, अब ये भी घट गया, ये भी घट गया, प्लस माइनस से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर यहां मैं बात करता हूं तो ये में ऐसे आया है, साई जो टोटल आया तरंग फलन वो आएगा इनके घटने से, तो साई A माइनस साई B। पहले वाले में तरंग फलन जुड़ रहे थे, अब घट रहे। या मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा? साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर माइनस 2 साई A साई B। इस बार ध्यान से देखो, इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया। दोनों अलग रहते, नहीं जुड़ते तो ये होता, जुड़ने से इतना कम हो गया 2 साई A B। इसका तो स्क्वायर के रूप में और कम हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर ये छोटा सा प्लस और ये माइनस। या इसको तरंग के रूप में ले लेता ऐसे, जैसा अभी पहले वाले को लिया था, ऐसे था ये। तो ये आपस में जुड़ करके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चले जाएंगे, बीच में से वहां जुड़ गए थे, यहां घट जाएंगे, इस साइड का पार्ट घट गया, ये बीचों बीच आ गया। तो ये बंध के तोड़ने को दर्शाता है और पहले वाला बंध के जोड़ने को। तो जहां बंध बनता है वो बंधी आणविक कक्षक, जहां टूटता है वहां विपरीत बंधी आणविक कक्षक। विपरीत बंधी को स्टार लगा करके लिखेंगे। कहीं पे भी आपने साई B लिखा तो वो बंध बढ़ने को दर्शाएगा, साई स्टार लिखा वो बंध के तोड़ने को प्रदर्शित करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये समान फेज वाले कैसे जुड़ेंगे और कैसे घटेंगे। मैंने 2 S कक्षक लिए। S कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। S की आकृति कैसे होगी? गोलाकार। ये 2 गोलाकार आकृति मैंने ली है, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। अब अगर मान लीजिए मैं इसकी फेज लिखता हूं S की प्लस, इसकी फेज लिखता हूं प्लस। ये फेज क्या होती है अभी बताया था, तरंग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मतलब दोनों ही प्लस वाले। तो इसको नाम देंगे समपोषी, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण ये पूरा आएगा, समपोषी व्यतिकरण। ये दोनों आपस में जुड़ रहे प्लस वाले, तो जुड़ करके ये बड़ा बन जाएगा, ऐसे प्लस प्लस जुड़ करके बड़ा बन गया, इसका मतलब बंध का निर्माण हुआ है। तो ये प्रदर्शित किसको करेगा समझना। यहां पर मेरे पास था मान लीजिए S, मान लीजिए 1S था, ये मेरे पास में 1S था, तो यहां पे भी 1S ही होगा। अब ऐसे समझो
कि एस एस आपस में अति व्यापन करते हैं तो बंध कौन सा बनता है? सिग्मा। अगर मैं अणु की बात करूं तो अणु में परमाणुओं के बीच बंध बनेगा, अन्यथा तो अणु बनेगा नहीं। तो यहां अगर मैंने केवल ऐसे लिखा 1s 1s, इसका मतलब ये परमाणु कक्षक है, ये परमाणुवीय कक्षक है, ये भी परमाणुवीय कक्षक है, यहां अणु कक्षक है। तो अणु को प्रदर्शित करने के लिए इसके आगे बंध लगाना पड़ेगा। अब बंध या तो सिग्मा होता है या पाई होता है। तो आपको अति व्यापन में बताया था एस हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा सिग्मा। क्या लिख दिया? सिग्मा। सिग्मा का मतलब अणु बन गया, बंध बन गया। अब इसको देखना, एक तरीका तो मेरे पास में है, इसका फेज प्लस है, इसका फेज माइनस है, इन दोनों को जोड़ दो, वही सेम सिचुएशन है 1s 1s। दूसरी सिचुएशन मेरे पास में यह है कि मैं दोनों की फेज तो प्लस ले लूं, लेकिन दोनों को घटा दूं, माइनस चिन्ह कर दूं। तो बुक में आपके ऐसे भी मिल सकता है, एक प्लस दूसरा भी प्लस, साइन माइनस। जैसे यहां दोनों प्लस को जोड़ा, यहां प्लस को घटा रहे। ये घटाने का मतलब ये है कि एक का फेज प्लस है, दूसरे का फेज माइनस। चाहे ऐसे ले हो या ऐसे, एक ही बात है। अलग अलग फेज लिया तो प्लस चिन्ह, सेम फेज लिया तो माइनस चिन्ह। तो अब घटाने वाला काम कर रहा हूं, पहले जोड़ने वाला किया था। तो फेज विपरीत ले लिया मैंने। विपरीत फेज लेते इसको बोलते हैं विपोषी व्यतिकरण, विपरीत दिशा में विपोषी व्यतिकरण। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे व्यतिकरण, उसमें आपके आएगा कि अगर तरंगे एक ही दिशा में जा रही है, समान कला में जा रही है, तो समपोषी व्यतिकरण, विपरीत दिशा में हो तो विपोषी। अब ये विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इस तरह से समझना। एक साइड में प्लस आ गया, एक साइड में माइनस आ गया। ये यहां पे दोनों प्लस माइनस घटकर कम हो गए, इसका मतलब ये बंध तोड़ने का काम करेगा। 1s की जगह तो 1s ही रहेगा, सिग्मा की जगह सिग्मा ही रहेगा बंध। ये बंध बनाने में काम आ रहा था सिग्मा बी, ये तोड़ने में काम आ रहा है स्टार लिखना है। ये तो कहलाता है मेरे पास में बंधी आणविक कक्षक BMO, ये मेरे पास कहलाता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। विपरीत बंधी आणविक कक्षक को शॉर्ट में ABMO लिखेंगे और बंधी आणविक कक्षक को BMO में लिखेंगे। ये बंध के निर्माण में सहायक है और ये बंध को तोड़ने में सहायक है। अब ऐसे समझना, आगे कंफ्यूज होकर मत सोचना। आप कोई सा भी ऐसा पॉइंट ले लो जहां से हर दिशा में समान चीज समान दूरी पे हो, विपरीत दिशा में, उसको बोलते हैं जीरड। समान चीज विपरीत दिशा में समान दूरी पे नहीं है, उसको बोलते हैं अनजीरड। जीरड और अनजीरड, ये सम्मित और ये असम्मित, जीरड अनजीरड। तो इसमें ध्यान से देखना, ये आपके है नहीं सिलेबस में, थोड़ा सा सोचने की बात देखना। मैंने यहां एक पॉइंट लिया, यहां से ये पॉइंट एक जैसे विपरीत दिशा में बराबर दूरी पे, अपोजिट चला, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये जीरड है, जी कहेंगे इसको। इसकी बात करूं, किसी भी पॉइंट से बराबर दूरी पे नहीं होगा, ये अनजीरड है। ये क्या है? अनजीरड। अब एक चीज और समझना, ये जीरड अनजीरड रटने नहीं, आपको समझ आ गया अपने आप तो ठीक, नहीं तो करने नहीं है। इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं हो। जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता है उसको बोलते हैं नोडीय तल। क्या बोलेंगे? नोडीय तल। इसमें कोई नोडीय तल नहीं है, जो बुक में वो बात कर रहा हूं, नोडीय तल अनुपस्थित, नोडीय तल अनुपस्थित, इसमें कोई नोडीय तल नहीं है। इसमें यहां कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, इस जगह पे, ये इसके लिए कहलाता है नोडीय तल। नोडीय तल, कितने नोडीय तल है? एक। एस से जो अणु कक्षक बनेंगे वो दो तरह के होंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग होगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। सिग्मा बॉन्डिंग वाला जीरड होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला अनजीरड होगा, जो कंपटीशन में काम आएगा, 11th में काम नहीं आएगा।
इसमें कोई नोडीय तल नहीं है, इसमें नोडीय तल है। अब आपसे कोई ये पूछे कि इसको क्या नाम देते हैं, तो सीधा याद रखना ये पी कक्षक है, पी कक्षक, पी परमाणुवीय कक्षक है, ये पी का परमाणु कक्षक। इसमें और इसमें अंतर है, ध्यान से देखो, ये यहां से कनेक्ट है, ये यहां से कनेक्ट नहीं, बीच में खाली जगह थी, तो कहीं पे भी ऐसे दो दिख जाए, इसका मतलब ये सिग्मा 1s है, पी कक्षक नहीं है। पी कक्षक होता तो ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, दिशा तो विपरीत होती। चलो यहां तक की बात की मैंने केवल एस कक्षक का अतिव्यापन, जिससे एक बीएमओ बना, एक एबीएमओ बना। बीएमओ में नोडीय तल नहीं था, एबीएमओ में नोडीय तल था। बीएमओ जिरड़ था, एबीएमओ अनजिरड़ था। अब दूसरी बात समझना, अगले पेज पे लेता हूं। सिग्मा बंध ही बना इनसे। अब मैं सिग्मा बंध पी से बनाता हूं, ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक पी परमाणु कक्षक है जिसके दो ध्रुव होते, एक प्लस होता है दूसरा माइनस। ये मेरे पास में दूसरा पी कक्षक है, दो ध्रुव है, एक माइनस और एक प्लस। जैसे मान लो मैंने ये 2p लिया, ये भी मेरे पास 2p है, 2p के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये परमाणु कक्षक है। ये आपस में मिले, संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। चलो याद रख लेना, संपोषी व्यतिकरण, हर चीज लिखा नहीं जाता बोर्ड पे। संपोषी व्यतिकरण, देखो ये माइनस सेम फेज है तो आपस में जुड़ जाएंगे, इसे माइनस वाले माइनस माइनस आपस में जुड़ गए। और यहां पे एक पार्ट बच गया प्लस का, यहां पे एक पार्ट बच गया माइनस का। ये तो पी पी नाभिकीय अक्ष के ऊपर आकर अतिव्यापन कर रहे हैं, तो बंध जो बनता है वो बनता है सिग्मा 2p। ये बंध बनाने में काम आ रहा है सिग्मा बॉन्डिंग 2p। 2p तो एज इट इज, बंध बना रहे हैं 2p, इसको बोलते हैं बीएमओ, बंधी आणविक कक्षक। अगर मैं इनको विपरीत फेज में लेता, ऐसे समझो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये इस तरह से चला जाता 2p ऐसे। ये माइनस इस प्लस को घटा देता, ये प्लस इस माइनस को घटा देता, तो ये माइनस वाला तो एज इट इज रहता, इधर प्लस वाला एज इट इज, माइनस वाला थोड़ा सा बन गया, इधर ये प्लस वाला थोड़ा सा बन गया, और माइनस वाला एज इट इज। यहां देखो इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व फेज घटे हैं, जबकि यहां दोनों जुड़ के बढ़ा था। बढ़ता है वहां बंध बढ़ता है, घटता है वहां बंध टूटता है, तो ये 2p सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को प्रदर्शित करेगा, मतलब ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक है। कैसा है? विपरीत बंधी आणविक कक्षक। अब इसमें देखना, इसमें ये मेरे पास नोडीय तल है, ये मेरे पास नोडीय तल है, कितने हो गए? 2। इसमें मेरे पास ये नोडीय तल है, कितना हुआ? 1। उसमें 2 नोडीय तल, इसमें 1 नोडीय तल। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा जिरड़ होगा, कौन सा अनजिरड़ होगा। तो ध्यान से समझना, ये वाला जो है ये अनजिरड़ है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस माइनस तो सही था, यहां माइनस है यहां प्लस है, इसका मतलब ये अनजिरड़ है। कैसा होगा? अनजिरड़। ये वाला देखो कैसा होगा, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस इधर माइनस, अनजिरड़। अब मैं अगर पाई की बात करूं, समझना कि पाई कैसे बने। ये तो सिग्मा पी बना है, मैंने अभी तक क्या बनाया है? एस अतिव्यापन कर दिया, पी पी अक्षीय अतिव्यापन कर दिया, पी पी अक्षीय अतिव्यापन किया। अब मैं ये ले रहा हूं पी पी समपार्श्व अतिव्यापन, इस तरह से।
ये पाई बंद बनाते हैं इस तरह से, ऐसे, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां ये 2p 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, ये आपस में मिले समपोषी व्यतिकरण होगा, फेज सेम है, तो ये इस तरह से दोनों प्लस प्लस मिल करके एक बन जाएंगे, इस तरह से प्लस, ये दोनों माइनस माइनस मिल करके एक बन जाएगा माइनस, ये पूरे आपस में मिल गए। ऐसी मैं इनकी बात करूं, समझना इन वालों की, तो ये क्या करेंगे, ये प्लस इस माइनस को घटा देगा और माइनस प्लस को, सेम सिचुएशन यहां पे भी होगी, तो यहां ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऐसी सिचुएशन, ये प्लस घट गया, ये प्लस घट गया, ये माइनस घट गया, ये माइनस घट गया। अब इसको ध्यान से देखना, जब पाई ये वाला बना BMO और ये वाला बना ABMO, इसमें आप इस पॉइंट से चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, सेम चीज है, इसका मतलब ये जीरड है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां अपोजिट सेम हो, ये अनजीरड है। जीरड अनजीरड कंपटीशन के अलावा कभी काम नहीं आएगा। इसमें ये एक नोडीय तल है, इसमें ऐसे दो नोडीय तल है, एक इधर से एक इधर से, दो नोडीय तल है। इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि एस एस कक्षक किस तरह से अतिव्यापन करेंगे। दो परमाणु कक्षक एस के दो अणु कक्षक बने, एक बीएमओ बना दूसरा एबीएमओ बना, नोडीय तल वगैरह देख लो कैसे क्या है, बुक लेकर के साई कर लेना। दूसरा मैंने पी में पढ़ा जो सिग्मा बनाए, एक बीएमओ बना एक एबीएमओ बना। तीसरा मैंने पी में पाई बंध का निर्माण किया, तो पाई बंध में एक बीएमओ बना एक एबीएमओ बना, इसमें एक नोडीय तल था इसमें दो नोडीय तल। अब मैं अबंधी संयोजन पढ़ूं, परमाणुीय कक्षकों का नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, अबंधी संयोजन, ऐसा संयोजन जिससे बंध का निर्माण नहीं हो, न टूटे न बने। समझो, ये मेरे पास एक पी उपकोष है, मान लो 2p है, ये प्लस फेज है और ये माइनस फेज है। इसके साथ मैंने इसको जोड़ा s को, किसको जोड़ा s को, ये मेरे पास 2s है प्लस फेज वाला। कौन सी फेज वाला है? प्लस वाला। मैं प्लस भी कर सकता था इसको और माइनस भी कर सकता था। ये इससे s से जुड़ा, ये माइनस ये प्लस, इस तरह से ये इससे जुड़ गया, तो ए की नाम दे दो, प्लस ए की बात है। अब ऐसे सोचो, ये प्लस प्लस जुड़ेंगे, इधर प्लस माइनस घटेंगे, तो जितना बंध बढ़ना चाहेगा उतना बंध टूटना भी चाहेगा। इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अबंधी आणविक कक्षक। अबंधी का मतलब न तो बंध बनाने में काम आ रहा है न बंध को तोड़ने में काम आ रहा है, वो अबंधी है। अब अपने वापस यहां आ जाओ पहले पॉइंट में। परमाणु कक्षक रेखीय संयोजन द्वारा अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। रेखीय संयोजन कैसे होता है ये मैंने आपको ऐसे समझाया है कि किस तरह से कक्षक बनेंगे, कितने प्लेन होंगे, कितने नोडीय तल होंगे, वो सारी चीजें अपने बात की। अब दूसरा पॉइंट समझना, जितने परमाणु कक्षक संयोग करेंगे, परमाणु कक्षकों की संख्या बराबर होगी अणु कक्षकों की संख्या, अणु कक्षकों की संख्या, अणु कक्षकों की संख्या। अगर
10 परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तो 10 ही अणु कक्षक बनेंगे, 2 परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तो 2 ही अणु कक्षक बनेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, संयोजित होने वाले परमाणुीय कक्षकों की संख्या बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या के समान होगी। समनाभिकीय अणुओं में समनाभिकीय अणु का मतलब समान परमाणु से बने। समनाभिकीय अणुओं में अणु कक्षक दो प्रकार ब्रैकेट में लिखना है, बीएमओ तथा एबीएमओ ब्रैकेट बंद प्रकार के होते हैं। मतलब जितने परमाणु कक्षक संयोग करेंगे उतने अणु कक्षक बनेंगे। आधे बीएमओ होंगे आधे एबीएमओ, मतलब बीएमओ और एबीएमओ संख्या में बराबर होंगे। बीएमओ और एबीएमओ संख्या में क्या होंगे, बराबर। बीएमओ वो होते हैं जो बंध बनाने में सहायक होते हैं, एबीएमओ वो होते हैं जो बंध को तोड़ने में सहायक होते हैं। ये बंध निर्माण करेंगे, ये बंध तोड़ेंगे। जो बंध बनाते हैं उनका स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ेगा तो ऊर्जा कम होगी। इसका मतलब बीएमओ वो होंगे जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से कम होगी। ये बंध तोड़ेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो स्थायित्व घटेगा, स्थायित्व घटेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से ज्यादा होगी। तीनों पॉइंट को मिला करके एक साथ लिख रहा हूं, समझना। तीनों को मिला के लिख रहा हूं, जितने परमाणु कक्षक संयोग करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से लिख देता हूं परमाणु कक्षक। n परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर रहे तो n अणु कक्षक बनेंगे, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हिंदी में बोल रहा हूं, n परमाणुीय कक्षक बराबर n आणविक कक्षक। मतलब ये हुआ कि परमाणु कक्षकों की संख्या अणु कक्षकों के बराबर है। अब मैंने इन अणु कक्षकों को 2 भागों में बांटा, जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से कम होगी, परमाणु कक्षक से नीचे आ जाएंगे वो बीएमओ, जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से ज्यादा होगी वो एबीएमओ, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। मैंने ये कहा कि ये दोनों बराबर संख्या में बनेंगे और टोटल n बने तो n के 2 बराबर पार्ट करें तो ये n/2, ये भी n/2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि 10 परमाणु कक्षक संयोग करे तो बीएमओ कितने बनेंगे, 10/2 5, एबीएमओ कितने बनेंगे, 10/2 5, टोटल कितने बनेंगे, बराबर 10। 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट समझना। अणु कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऑफ बो सिद्धांत से भरे जाते। ऑफबो सिद्धांत क्या है, यह आपने 9th 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। परमाणु संरचना में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए, उसके लिए आता है ऑफबो सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है। अभी इतना याद रखो, ऑफबो सिद्धांत, पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है, बाद में वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा है। ये पाउली के अपवर्जन सिद्धांत या नियम, अपवर्जन नियम तथा हुंड के अधिकतम बहुलता नियम
की पालना करता है, पालना होती है। दोबारा समझना, आणविक कक्षक बनते समय परमाणुवीय कक्षक के रेखीय संयोग करके आणविक कक्षक बनते समय पाउली के अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम यह है कि मान लीजिए आपके पास एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एक कक्षक में, जैसे मान लो मेरे पास ही एक कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो दोनों को एक जैसे चक्रण से नहीं बनना है, इस तरह से बनना है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होगा, यह पाउली ने बताया था। तो अणु कक्षक में भी ऐसे ही बनना है, मतलब परमाणु में भी ऐसे ही बनते हैं, अणु का एक कक्षक है उसमें भी ऐसे ही बनना है। हुंड का नियम क्या है? मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास 3 कक्षक है, तीनों की ऊर्जा बराबर है। जब ऊर्जा बराबर हो तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 भर दिया, दूसरे में 1, पहले सब में एक एक, फिर बच जाए तो दोबारा भरना शुरू करो। ये दोनों, ये तीनों, हुंड का नियम, पाउली का नियम, ये सारे ओपबो सिद्धांत में आते हैं, उसमें भरे जाएंगे। परमाणु कक्षक के समान अणु कक्षक में भी, चाहे वो कोई सा भी हो, अणु कक्षक में भी, अणु कक्षक में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहां के बाद आगे की बात अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।